नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करते हैं पंचीकरण के सिद्धांत पर। पंचीकरण क्या है? तो सबसे पहले आप जानिएगा कि पंचीकरण कैसे होता है, पंचीकरण का रूप क्या है, स्वरूप क्या है और किस तत्व का कितना भाग होता है। तो स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि, अर्थात जो पंच महाभूत हैं इन्हीं का पंचीकरण सिद्धांत है। पंच महाभूत कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये पंच महाभूत हैं और इनको कैसे बांटा जाता है? कल हमने बात की थी इसके पहले कि मनो में कोश क्या है, विज्ञान में कोश क्या है, प्राण में कोश क्या है। इसकी हम कल पीछे कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ पंचीकरण के सिद्धांत की, और पंचीकरण क्या है और इन पंचीकरण सिद्धांत से क्या उत्पन्न होता है ना। तो अब सीधे आ जाइए कि पंचीकरण सिद्धांत किसका है। तो ये पंचीकरण का सिद्धांत अद्वैत वेदांत का है। किसका? कहां से लिया गया है? अद्वैत वेदांत का। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत है, आप लोग जानते होंगे, इसके पहले हम बता चुके हैं। अब उन्होंने कहा कि पंचीकरण में किसका कितना भाग होना चाहिए। तो सबसे पहले आकाश को आप लेते हैं, आकाश का कितना भाग होगा? 1/2। अर्थात किसी एक, जैसे कोई आप समझिएगा थोड़ी देर के लिए, ये एक गोला है, एक पिंड है, उसका आधा भाग कर दिया, 1/2 हुआ। उस आधा जो भाग है उसमें आकाश तत्व की प्रधानता होगी, और जो शेष आधा भाग बचा है उसके 4 भाग कर देंगे, तो 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 में जो है उसमें 1/8 भाग वायु, 1/8 भाग तेज, 1/8 भाग जल और 1/8 भाग पृथ्वी का उसमें तत्व विद्यमान रहेगा। इसके बाद जब दूसरा तत्व की बात आती है, दूसरे तत्व की बात आती है वायु। अब वायु में क्या करेंगे? तो वायु में भी 1/2 भाग तत्व विद्यमान होगा। किसका? वायु का। और जो बाकी जो आधा भाग बचा हुआ है उसके पुनः 4 भाग होंगे, या ये कह दें कि बाकी तत्वों का 1/8% उसमें लिया जाएगा। इसी प्रकार से जब तेज की बात करते हैं तो तेज का 1/2 भाग लिया जाएगा, और शेष जो 4 तत्व बनते हैं, कौन कौन से? आकाश, वायु, जल और पृथ्वी, इसका 1/8 भाग होगा। इसके बाद जल को लेंगे तो जल का भी 1/2 भाग तत्व विद्यमान होगा, और 1/8 भाग आकाश, वायु, तेज और पृथ्वी का लिया जाएगा। इसके बाद आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व 5वां है। इस पृथ्वी में पृथ्वी का 1/2 भाग लिया जाएगा, और जितने भी शेष तत्व हैं, आकाश का 1/8, वायु का 1/8, तेज का 1/8 और जल का 1/8 भाग लिया जाएगा। इस प्रकार से यह पंचीकरण का सिद्धांत है, किस तत्व का कितना भाग लिया जाए। ठीक है। अब आप बात आती है कि यह पंचीकरण जो आप सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं, जो ये पंचीकरण है, इससे उत्पन्न क्या होता है। तो पंचीकरण जो है, ये इसमें जो आकाश है, आकाश किसको उत्पन्न करता है? शब्द को। आकाश का गुण क्या है? शब्द। वायु का गुण क्या है? तो जब वायु का गुण करेंगे तो इसके पहले जो तत्व था उस तत्व का गुण भी उसमें समाहित हो जाएगा। तो वायु में शब्द को तो लेंगे ही, और स्पर्श वायु का भी गुण है। तो वायु के गुण कितने हो जाएंगे? 2, शब्द और स्पर्श। जब तेज की बात करेंगे तो तेज पर भी 3 तत्वों की प्रधानता मानी जाएगी। लेकिन अगर प्रश्न ये बने
कि तेज का प्रधान तत्व कौन है, मुख्य तत्व कौन है, तो रूप है। लेकिन जब तेज में कितने तत्वों को माना जाएगा, तो शब्द, स्पर्श और रूप। इसके बाद आता है जल। जल का मुख्य जो गुण है वह कौन सा है, रस। लेकिन जो जल है इसमें शब्द, स्पर्श, रूप और रस गुण भी समाहित होंगे। और पृथ्वी, जैसा कि आप जानते हैं कि गंधवत्या पृथ्वी, पृथ्वी कैसी गंधवती है। लेकिन जब पृथ्वी में गुणों की बात आएगी तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो पृथ्वी तत्व एक ऐसा है जिसमें 5 तत्व इसमें समाहित होते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न बनता है कि तेज में कितने तत्व हैं, तो तेज में कितने हैं, 3 हैं। जल में कितने हैं, 4 हैं। वायु में कितने हैं, 2 हैं। आकाश में कितना है, 1 है। और पृथ्वी में कितने तत्व हैं, 5 तत्व हैं। तो यहां तक तो अभी बात हो रही थी तत्वों की। अब आप जो कहते हैं कि जो आपने ये पंचीकरण का सिद्धांत बताया, इस पंचीकरण के सिद्धांत से क्या उत्पन्न हुआ, तो जानते रहिएगा कि पंचीकरण का जो सिद्धांत था, इससे 7 ऊपर के लोक क्रमशः उत्पन्न होते हैं और 7 नीचे के क्रमशः लोक उत्पन्न होते हैं। कई लोगों को ये सब बात भी समझ में नहीं आ रही होगी कि भाई 7 ऊपर के लोक कौन से हैं और 7 नीचे के लोक कौन से हैं। तो पंचीकृत भूतों से ऊपर के विद्यमान 7 लोक कौन, भू, भुआ, स्वः, महा, जन, तप और सत्य। कितने हुए, 7। पुनः सुन लीजिएगा, भू, भुआ, स्वः, मह, जन, तप, सत्य। एक इसकी ट्रिक भी है कि ओम भूर्भुवः स्वः, इस प्रकार का मुनि लोग तप करते हैं, यह सत्य है। आप जैसे चाहें उसको उस प्रकार से समझ। अब नीचे का कितने लोग हैं, तो नीचे के भी 7 लोग हैं। क्रमशः जो नीचे का पहला लोक है ऊपर से, क्योंकि बीच में पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर 7 लोग हैं, तो भू, भुआ, स्वः, महा, जना, तपः और सत्यलोक। अब जब पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी से समझिए पृथ्वी है, तो इसमें क्या है, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। नीचे की ओर चले जाते हैं तो 7 लोक इस पंचीकरण के जो स्थूल भूत हैं, पंचीकरण के जो भूत हैं, इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। दूसरी चीज और आपको बताएं कि इन पंचीकरण के सिद्धांत से चतुर्विध शरीरों की उत्पत्ति भी होती है। 4 प्रकार के शरीर होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 जरायुज, नंबर 2 अंडज, नंबर 3 उद्भिज और नंबर 4 स्वेदज। तो 4 प्रकार के क्या हैं, ये स्थूल शरीर हैं। तो चतुर्विध स्थूल शरीरान उत्पत्ति, तो 4 प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं। किससे, इन पंचीकरण से। इस पंचीकरण से भी 4 प्रकार के स्थूल शरीर उत्पन्न होते हैं और उनके पालन पोषण आदि के लिए अन्न आदि का उत्पन्न भी इन्हीं पंचीकरण के द्वारा होता है। अब जरायुज क्या है, अर्थात जरायुज का कहने का तात्पर्य यह है कि जो गर्भाशय से उत्पन्न होने वाले जीव हैं, जैसे मनुष्य और पशु, ये गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, उन्हें अंडज कहते हैं, जैसे पक्षी और सर्प आदि। ये किससे उत्पन्न होते हैं, अंडे से उत्पन्न होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो धरती को फोड़ के निकलते हैं, उन्हें उद्भिज कहते हैं। वो कौन से हैं, जैसे तृण, वृक्ष, पौधे आदि जो हैं वो जमीन को फोड़ के ऊपर निकलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, उद्भिज। कुछ जीव ऐसे हैं जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, या ये कहें कि कुछ जीव ऐसे हैं जो पसीने के साथ साथ गंदगी से भी उत्पन्न होते हैं।
जैसे उन्हें स्वेदज कहते हैं। वह कौन कौन से हैं? जैसे मच्छर, जूं, लीक आदि जो उत्पन्न होते हैं वो किससे उत्पन्न होते हैं? स्वेदज से। तो सब जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, 4 प्रकार के स्थूल शरीर हैं। अब बात आगे हम चर्चा करेंगे वेदांत सार पर कि इस स्थूल शरीर को किसने क्या माना है। किसी ने आत्मा को क्या माना है, मन को क्या माना है, अज्ञान को क्या माना है, इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि आप तो ये बात कर रहे थे स्थूल शरीर आदि की, लेकिन एक बात और है कि यह महाप्रपंच क्या है। कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा था, कल की बात आ रही थी कि अन्नमय कोश, अर्थात इस जो अन्न आदि के द्वारा जिनका पालन पोषण होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। वह अन्नमय कोश कैसे, इसकी हम चर्चा आगे करेंगे और विस्तृत चर्चा करूंगा। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि जो आप कहते हैं कि महाप्रपंच ईश्वर क्या है, वैश्वानर क्या है, हिरण्यगर्भ क्या है, तो आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले आप देखिएगा, कारण सृष्टि हो, सूक्ष्म सृष्टि हो या स्थूल सृष्टि हो, इसके पहले मैंने आपको चर्चा की थी कि समष्टि क्या है और व्यष्टि क्या है। अगर एक हिसाब से देखा जाए, थोड़े समझने के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कारण शरीर को व्यष्टि मान लीजिए, सूक्ष्म शरीर को भी व्यष्टि मान लीजिए और स्थूल शरीर को भी व्यष्टि मान लीजिए। जब इन तीनों को इकट्ठा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? समष्टि बन जाएगा। क्या बनेगा? समष्टि। क्योंकि मैंने बताया था कि जब एक वृक्ष होगा तो वो व्यष्टि है, और जब एक जंगल है, वन है, तो वह समष्टि है। जल की एक बूंद जो है वो व्यष्टि है, और जल की जब बूंदों का संग्रह होता है तालाब आदि, तो वो समष्टि हो जाता है। तो जब कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर सृष्टि और स्थूल सृष्टि का जब मिश्रण होता है तो यही समष्टि कहलाती है, यही महाप्रपंच बनता है। अर्थात वैश्वानर हो, हिरण्यगर्भ हो या ईश्वर हो, यह सभी क्या हैं? एक ही हैं। आज हमने आपसे चर्चा की पंचीकरण की, आप एक बार जाके इसको देख लीजिएगा। पुनः मैं आपको बता दूं कि पंचीकरण जो है आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। आकाश का 1/2 भाग, शेष जितने भी तत्व हैं उनका आकाश का 1/2 भाग, माफ करिएगा, आकाश का 1/2 भाग और जितने भी तत्व हैं 1/8 भाग। आप एक गोला बनाइएगा, उस गोले को 2 भागों में विभाजित करिएगा। जब वह 2 गोला विभाजन हो जाए तो एक तरफ आप आकाश लिख दीजिएगा, अर्थात उस संपूर्ण वृत्त का 1/2 भाग में आकाश विद्यमान होगा। इसके बाद जो आधा भाग बचेगा उसके बराबर 4 भाग कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/8। जब 1/8 भाग हो जाए तो उसमें वायु का 1/8 भाग, तेज का 1/8 भाग, जल का 1/8 भाग और पृथ्वी का भी 1/8 भाग विद्यमान होगा। जब वायु की बात करेंगे तो वायु का 1/2 भाग हो जाएगा। उसी प्रकार से वृत्त बना लीजिए आप लोग। वृत्त तो जानते होंगे, अगर ना समझ में आ रहा हो तो एक कटोरी को लीजिएगा, रखिएगा, उसके चारों तरफ कटोरी के कलम से गोला बना दीजिएगा। उस गोले को 2 भाग कर दीजिएगा। एक भाग में वायु लिख दीजिए 1/2, बाकी का जो 1/8 भाग कैसे करना है, उस आधे भाग के 4 बराबर भाग कर लीजिएगा। तो उसमें आकाश का 1/8 भाग, तेज का 1/8 भाग, जल का 1/8 भाग और पृथ्वी का 1/8 भाग विद्यमान हो जाएगा। इसके बाद तेज की बात आती तो उसी प्रकार से फिर वृत्त बनाइएगा। तेज का 1/2 भाग, जो 4 भाग बचेंगे तो आकाश का 1/8, वायु का 1/8, जल का 1/8 और पृथ्वी का 1/8 भाग होगा। ठीक, जल की बात करते हैं तो उसी प्रकार से वृत्त बनाना है। जल को भी 1/2 भाग लिखना है, अर्थात 1/2 का मतलब है 50%। 50% होगा। मोटा मोटा अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इस प्रकार से समझ लीजिएगा।
ठीक, इसके बाद आकाश का 1/8, वायु का 1/8, तेज का 1/8 और पृथ्वी का 1/8 भाग विद्यमान हो जाएगा। इसके बाद पृथ्वी की बात आती है, तो पृथ्वी का 1/2 भाग हो जाएगा और बाकी जो बचे हुए और 4 तत्व हैं उनका 1/8 भाग हो जाएगा। पृथ्वी का कितना होगा? 1/2 और बाकी जितने तत्व हैं उनका 1/8। तो आज ये था पंचीकरण का सिद्धांत। कल हम चर्चा आगे के टॉपिक की करेंगे। आप लोग वेदांत सार को देखते रहिएगा। बस मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आप लोगों के सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। जो कमियां हो, जो चीजें मिस होती हों, क्योंकि मैं संपूर्ण वेदांत सार को तो नहीं ले सकता, कुछ समय का भी है और लाइव संपूर्ण वेदांत सार नहीं पढ़ाया जा सकता। वहां की जो भी और हो गई वो क्लास में आपकी चलती है, वहां क्लास में समझाया जाएगा। तो आप लगातार रहिए। जैसे ही वेदांत सार खत्म होगा मैं सांख्यकारिका पर भी चर्चा करूंगा। बस ये मैं छोटा सा मेरा प्रयास है, आप लोगों का सहयोग है और इससे आगे मुझे कुछ आता नहीं है। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम।